हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी PT 365 जो कि विजन IAS की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इससे पहले देखिए आगे बढ़ेंगे, इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन का थोड़ा समझते हैं क्या है। देखिए ये इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है और ये पूरा इलाका यहाँ पे इंडो पैसिफिक के अंदर आता है। क्योंकि सारी बातें इसी से जुड़ी हैं इसलिए इस पूरे इलाके को एक नजर मारना तो बनता ही है बॉस। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो चीजें न्यूज में आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूंगी कहाँ पे है। तो पहला टॉपिक कहता है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। समझते हैं कि क्यों रहा ये न्यूज में। देखिए वजह ये है कि फ्रांस के बाद जर्मनी जो है ये ऐसा दूसरा यूरोपियन नेशन बन गया है जिसने फॉर्मली अडॉप्ट कर ली है स्ट्रैटेजी किसके लिए, इस इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो यही वजह है कि आ गया है ये खबरों में। तो आप ये बात कहेंगे कि मैम ये इंडो पैसिफिक क्या है। देखिए इंडो पैसिफिक आजकल ये जियोग्राफिकल टर्म जो है ना ये बड़ी ज्यादा चर्चा में। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने पैसिफिक कमांड का नाम बदल के US इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया था 2018 में। अब इंडो पैसिफिक को प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी रखा गया जो उन्होंने शंग्री ला डायलॉग में दी थी सिंगापुर के अंदर 2018 में। तो भैया इंडो पैसिफिक का रीजन इसलिए इम्पोर्टेंस है कि भैया इस नाम को बार बार यूज भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा भी, अलग अलग देश के राष्ट्रपतियों के द्वारा भी। अब देखिए शंग्रीला डायलॉग जो है ना जिसके अंदर इसका टर्म का यूज करा गया था इंडो पैसिफिक का, तो शंग्रीला डायलॉग को ऑर्गेनाइज करा गया है इंटरनेशनल, मतलब ऑर्गेनाइज करा गया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के द्वारा इन एशियाज प्रीमियर डिफेंस समिट के अंदर। इसकी जो मीटिंग थी जहाँ पे कौन थे, वहाँ पे जो है मिनिस्टर्स की डिबेट थी, है ना, रीजन के सबसे ज्यादा प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके, उसके साथ बायलैटरल टॉक्स को लेके आइए साथ में आइए कुछ बात करते हैं, कुछ क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो नए नए सोल्यूशंस लाने को लेके, तो ये सारे को लेके इसके अंदर बात हो रही थी मिनिस्टर्स की। अब देखिए इंडिया ये मानता है कि ये इंडो पैसिफिक की जो जियोग्राफिकल रीच है ये ईस्टर्न कोस्ट है ना अफ्रीका का, वहां से लेके पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का है वहां तक है। इसमें सारे आ गए, दोनों आ गए, एक इंडियन ओशन भी आ गया और दूसरा जो है वो पैसिफिक ओशन भी आ गया। हालांकि कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान हो गए, USA वगैरह हो गए, इनके कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है, इनका मानना कुछ और है। चलिए अब कुछ बात करेंगे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में। इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च करा? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा ईस्ट एशिया समिट में जो कि थाईलैंड में हुई थी नवंबर 2019 में। अब ये इनिशिएटिव जो है ये कुछ 7 पिलर्स के आसपास घूम रहा है, जिसमें आपका एक आ गया मैरीटाइम सिक्योरिटी, एक हो गया मैरीटाइम इकोलॉजी, एक हो गया मैरीटाइम रिसोर्सेस, फिर आता है भाई कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, उसके साथ डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट, उसके साथ साइंस टेक्नोलॉजी और एकेडमिक कोऑपरेशन, और आखिरी में ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये सब के आसपास ये पूरा इनिशिएटिव घूम रहा है। इवन इंडिया ने तो वियतनाम से भी कह दिया कि आइए ना आप भी पार्टनर बनिए वन ऑफ द 7 पिलर्स के इस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के अंदर। फिर बात आती है कि एशियान का क्या आउटलुक है इंडो पैसिफिक को लेके। अब देखिए जो एशियान है उसके आउटलुक की बात करें इस इंडो पैसिफिक को लेके, तो इसमें यह है कि एशियान को ध्यान में रखा जाए ना, एक अंडरलाइन प्रिंसिपल के तौर पे ये कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन का, इसमें एशियान लेड मैकेनिज्म हो जैसे कि ईस्ट एशिया समिट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करा जाए जहां पे डायलॉग्स वगैरह हो, इम्प्लीमेंटेशन हो इस इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन का, और ये जो है फॉर्मेट्स वगैरह जो है जो भी हैं सब प्रिजर्व करके रहें, मतलब अच्छे से रखे रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
टॉपिक कहता है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। क्या है ये, समझते हैं इस बारे में। देखिए हुआ क्या कि रिसेंटली ट्रेड मिनिस्टर्स इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के और जापान के, इन तीनों ने डिसाइड करा कि हम लॉन्च करेंगे इनिशिएटिव, और वो इनिशिएटिव होगा सप्लाई चेन रेजिलियंस का। इसको पहली बार प्रपोज जापान ने किया था, और साथ में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिनकी एक जैसी सोच है, ऐसी जो कंट्रीज हमारी इंडो पैसिफिक रीजन में आती हैं, उन सबको इनवाइट करा कि आप लोग भी आइए और इस इनिशिएटिव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बात आती है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है। देखिए ऐसी अप्रोच है जो कंट्रीज को मदद करेगी इंश्योर कराने में दैट इट हैज डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई रिस्क across a clutch of supplying nations instead of being dependent on just one or few। देखिए कोरोना के बाद एक चीज तो हो गई कि एक पे डिपेंड होने वाला बिल्कुल नहीं, समझ रहे हैं। तो इससे ये मदद मिलेगी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव से कि एक कंट्री के पास ये होगा कि देखो इसके पास सप्लाई रिस्क नहीं है, मतलब इसका सप्लाई रिस्क अब यहाँ पे है, लेकिन ये डाइवर्सिफाई हो गया, कई कंट्रीज के बीच में बढ़ गया है, सप्लाई नेशंस के बीच में। अब पहले एक पे डिपेंड थे या कुछ पे डिपेंड थे, अब ये कई कंट्रीज के बीच में बढ़ गया है। उसके साथ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो सुनामी आ जाए, चाहे वो अर्थक्वेक आ जाए, इवन पैंडेमिक मतलब महामारी क्यों ना आ जाए, चाहे वो मैन मेड हो जैसे कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट किसी रीजन में, और जिसकी वजह से सप्लाई किसी पर्टिकुलर कंट्री की रुक जाए, या इंटेंशनल कहीं पे कोई ट्रेड में रोक ले जबरदस्ती, कुछ भी हो, तो ये सारा का सारा एडवर्सली इम्पैक्ट कर देता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना डेस्टिनेशन कंट्री की। मान लीजिए कि हमारे देश को कुछ चाहिए, ठीक है, अब किसी भी वजह से सामान यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ के लिए तो बहुत दिक्कत हो गई ना, करता ही करता है। देखिए अब ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, SCRI का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को अट्रैक्ट करेंगे, ताकि ये इंडो पैसिफिक जो है ये यहाँ पे इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाए, हम इसी एरिया से इतना पैसा कमा लेंगे क्या बताएं। साथ में म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप रखेंगे इनके पार्टनर्स के साथ में, है ना, कि आपको भी फायदा हमारे को भी फायदा, ऐसे कुछ मामला चलेगा। अब देखिए कुछ ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में बात जान लेते हैं। तो पहली चीज तो ये कि ग्लोबल सप्लाई चेन ये नेटवर्क है जो यहाँ पे कई सारे कॉन्टिनेंट्स, कई सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, और ये किस लिए है, सप्लाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के सोर्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर क्या आता है, ये इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, कोई प्रोसेस है, कोई रिसोर्सेज हैं, पूरे ही ग्लोब में इन सबका फ्लो आपको देखने को मिलेगा। तो सप्लाई चेन से नाम ही समझ जाइए क्या है क्या नहीं है, सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बारे में। तो जानते हैं कि क्यों रहे ये न्यूज में। हुआ क्या कि रिसेंटली फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई प्राइम मिनिस्टर्स जो इंडिया के हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं दोनों के बीच में। तो ठीक है भाई, वर्चुअल बायलैटरल समिट दो हमारे दोनों के बीच में वर्चुअल समिट हुई है। आइए समझते हैं कि इस समिट के होने की वजह से क्या आउटकम निकला। तो भाई बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़ी, अब ये बढ़ के कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई। अब उसमें एक और फायदा ये हुआ कि 2+2 इंगेजमेंट हो गई, है ना। अब ये किसमें, टू द लेवल ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। पहले यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल पे होती थी, अब फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में होगी, और इसमें हर 1-2 साल में स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस भी हुआ करेंगे। अब इंडिया के जो ये 2+2 वाला मैकेनिज्म है ना, ये हमारा USA के साथ भी है और ये हमारा जापान के साथ भी है। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन ना, कोऑपरेशन को लेके कि मिलजुल के काम करेंगे माइनिंग के फील्ड में, उसके साथ प्रोसेसिंग के फील्ड में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की, तो इसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। इसके लिए MOU साइन हुआ, उसके साथ कुछ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को भी साइन करा गया, और यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन करा गया ऑन शेयर्ड विजन जो कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेके है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इतना कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें करी गई।
अब साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानना तो बनता है। तो पहली चीज तो ये, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जिसे हम लोग बोलेंगे FIPIC, ठीक है। तो ये जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन को लॉन्च कब करा गया था? लॉन्च किया गया था 2014 में। और इंडिया का फोकस जो रहा वो ज़्यादातर इंडियन ओशन में ही रहा, जहाँ पे इन्होंने भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले भी करते हैं और प्रोटेक्ट करता है हमें स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट को हमारे। तो इंडियन ओशन रीजन तो हमारे लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो FIPIC इनिशिएटिव था, ये एक सीरियस एफर्ट कर रहा था एक्सपैंड करने के लिए इंडिया का इंगेजमेंट पैसिफिक रीजन में भी, क्योंकि अभी तक तो हम इंडियन रीजन में थे, अब हम इंडियन ओशन रीजन से पैसिफिक रीजन में भी एक्सपैंड कर पाए, इसके लिए इनिशिएटिव बहुत बढ़िया था। उसके बाद एक बात करेंगे ऑल इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035। अब ये क्या है? ये एक 3 पिलर की स्ट्रैटेजी है जिसका मेन फोकस है कि हम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करेंगे, बनाएंगे। अब इसने क्या करा, इसने कुछ 10 सेक्टर्स को, 10 सेक्टर्स को और 10 स्टेट्स को आइडेंटिफाई करा इंडियन मार्केट के अंदर, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था एंड जहाँ उसको फोकस डालना था अपने एफर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो है वो डिवाइड हुए कुछ चीज़ों में, जैसे कि एक फ्लैगशिप सेक्टर रखा गया एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन को जो है वो फ्लैगशिप सेक्टर के अंदर रखा गया। 3 कुछ लीड सेक्टर्स थे जिसमें आपका एग्री बिजनेस आ रहा था, एक रिसोर्सेस आ रहा था और एक टूरिज्म आ रहा था। और 6 जो थे वो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स थे, जैसे कि एनर्जी हो गई, हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड इंफॉर्मेशन इनोवेशन हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करा। और जो 3 पिलर्स जिसकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बात करके बताई थी, 3 पिलर की स्ट्रैटेजी है, तो वो 3 पिलर हैं, एक है इकोनॉमिक टाइज, एक है जियोस्टैटिक इंगेजमेंट और एक है रीथिंकिंग कल्चर थ्रस्ट ऑन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो बहुत ही अच्छा है कि भाई इकोनॉमिक टाइज बढ़िया यहाँ पे रखने हैं, अपने जियो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट रखना है अपनी जगह का उपयोग करके, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो कल्चर तरीके से हम अपने रिश्तों को और बढ़िया बढ़ा सकते हैं अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के थ्रू, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये कुछ हमने यहाँ बात करी। अब कुछ ओवरव्यू देखते हैं हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन का। तो बात ये कुछ सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। कोल्ड वॉर के पीरियड के टाइम की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो यूनाइटेड स्टेट के बहुत पास था, मतलब इवन यूनाइटेड स्टेट का अलाई कंट्री थी। वाइल इंडिया, आप इंडिया को तो जानते हैं कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट के लिए ऑप्ट किया था कि भैया हमें तो किसी की साइड होना नहीं है, हम तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा झेल चुके थे कि हमें किसी की साइड नहीं होना था। अब हुआ क्या कि 21st सेंचुरी की बात है, जैसे जैसे पूरा ग्लोबल सिनेरियो चेंज होने लगा, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को देखा कि भाई इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है हमारा, और हमारा रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ये बढ़िया पार्टनर बनेगा। अब इसी से क्या हुआ कि हमारा भाई बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़िया हुए और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक के लिए बढ़ के गए, जिसमें जॉइंट डिक्लेरेशन हुई सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेके हमारी 2009 में। तो हमारे वक्त के साथ साथ रिश्ते भी अच्छे बनते गए। फिर नेक्स्ट आती है बात इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन को लेके। तो ये बात कुछ 2018 की है, जब ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करा कि यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035 को। अब ये क्या था? ये एक विजन डॉक्यूमेंट था जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल रिलेशन थे उन्हें बढ़िया करना था, और इंडिया भी प्रिपेयर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पेपर AES के लिए, ठीक है। सिमिलर तरीके से इंडिया ने भी यहाँ पे प्रिपेयर करा AES को। अब दोनों ही कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हम फिर से यहाँ पे टॉक करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेके, और टॉक्स जो कि 2011 में शुरू हुई थी और 2015 तक चली थी इनको। अब उसके बाद यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करूँ तो सिविल और न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को भी साइन किया गया 2014 में दोनों ही के बीच में। इससे इंडिया को यहाँ पे मतलब इसने इनेबल करा इंडिया को टू सिक्योर यूरेनियम फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब दोनों ही ने यहाँ पे
म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को भी साइन करा है, MLAT को भी साइन करा है। जैसे उसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को भी साइन करा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करूं तो ये भी देखने को मिला है कि हमने यहाँ पे इस मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी साथ मिलकर काम करा है जॉइंट एक्सरसाइजेस करके। जैसे कि एक आपकी है ऑस इंडेक्स 2019 में जो करी थी हमने, ऑस्ट्रा हिंद हमने करी थी, ये एक्सरसाइज करी थी, एक्सरसाइज पिच ब्लैक करी थी, ककाडू बाइनियल एक्सरसाइज करी थी जिसे ऑस्ट्रेलियन नेवी ने होस्ट करा था। तो काफी कुछ हमने इसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं। अब अगर ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का पैसिफिक स्टेप अप और इंडिया का फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये रिअफर्म करते हैं इनका कोऑपरेशन साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर। और दोनों ने ही कोऑपरेट करा है बहुत सारे ऐसे मल्टीलेटरल फोरम में भी, जैसे आपका क्वाड में भी, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में ना, चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भी, एशियन रीजनल फोरम में भी, G20 के अंदर भी, उसके साथ ईस्ट एशिया समिट वगैरह में भी हमने साथ दिया है, साथ रहे हैं एक दूसरे के। आगे देखिए, कुछ हम आपको यहाँ पे न्यूज़ बताएंगे पहले और उसके बाद पीछे ले जाके इस मैप पे उन जगहों को दिखा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले लोकेशन अगर हम ज़ीलैंडिया की बात करें तो क्या है, ये एक लंबा सा नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो मोस्टली पानी में डूबा हुआ सबमर्ज है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये है ज़ीलैंडिया, ठीक है। अभी देखो ना, न्यूजीलैंड जो निकल के आया ना, वो नया जो निकला है उसे न्यूजीलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे दूसरे की बात करें तो अमामी आइलैंड्स, ये आर्किपिलगो है, ये पार्ट है जापान का। उसके बाद सेंकाकू आइलैंड्स, ये ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप है अनइनहैबिटेड आइलैंड्स का, यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं है, ईस्ट चाइना सी के अंदर है, जिसे जापान, चाइना और ताइवान तीनों ही लोग क्लेम करते हैं। उसके साथ किलाउविया वॉल्केनो की बात करें तो ये ऐसा वॉल्केनो है जो कि हवाई के बिग आइलैंड में है, जो अभी रिसेंटली फटा था। उसके साथ पातस आइलैंड है, इसे हम लोग दोंगशा आइलैंड भी कहते हैं, और ये इमर्ज होकर आया है एज अ न्यू फ्लैश पॉइंट साउथ चाइना सी के अंदर। ताइवान की बात करें तो ताइवान जो है ये कोस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न चाइना के पास पड़ता है। फिर शंघाई चाइना के अंदर, इसकी बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ब्रिक्स बैंक का यहाँ पे हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। उसके साथ अगर हम बीजिंग चाइना की बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। हांगकांग की बात करें तो चाइना के नेशनल पीपल जो कांग्रेस है, इसने हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी लॉ अप्रूव कर दिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी। और पंतानाल ब्राजील की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है जो बोल्विया और पैराग्वे तक यहाँ पे फैला हुआ है। रिसेंटली इसके अंदर बहुत बड़ी आग लग गई थी। आइए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पंतानाल ब्राजील ये यहाँ पड़ेगा आपका। उसके साथ यहाँ पे देखिए बीजिंग कुछ इस जगह है चाइना में। शंघाई की बात करें तो ये इस जगह पे है। अमामी आइलैंड यहाँ पे है। किलॉय वॉल्केनो इस जगह पे पड़ता है जो फट गया था। उसके प्रातस आइलैंड यहाँ पड़ जाएंगे। ताइवान ये एक इलाका है यहाँ पे। शेंकाकू आइलैंड ये देखिए इस जगह पे है। और होंगकोना की बात करें तो ये देखिए इस जगह पे है। उसके साथ ज़ीलैंडिया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है इंडियन ओशन रीजन के बारे में। समझते हैं कि क्यों रहा खबरों में। हुआ क्या कि रिसेंटली इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने रिमार्क करा कि वर्ल्ड इज विटनेसिंग रेस फॉर स्ट्रैटेजिक बेसिस इन इंडियन ओशन रीजन and it is only going to gain momentum in the times to come। इन्होंने बात कह दी कि पूरा जो वर्ल्ड है उसकी सारी ही कंट्रीज इस दौड़ में है कि अपने अपने बेसिस बना दें इंडियन ओशन रीजन में, और आगे आने वाला वक्त जो है इस रेस को और तेजी करेगा और ही कंट्रीज इन्वॉल्व होना चाहेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि इंडियन ओशन रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी, इस बात से ही लग रहा है। तो कुछ बातें समझेंगे हम इंडियन ओशन रीजन के बारे में। देखिए, इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 40% जो पूरे वर्ल्ड का ऑफ शोर ऑयल प्रोडक्शन यहीं से होता है।
करीब 15% वर्ल्ड का टोटल फिशिंग यहाँ से होता है, इंडियन ओशन बेसिन से ही होता है। पॉली मेटालिक नोड्यूल्स, जिसके अंदर निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में सल्फाइड डिपॉजिट होते हैं, मैग्नीज के, कॉपर के, आयरन के, जिंक के, सिल्वर के और गोल्ड के, ये प्रेजेंट है यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज में, इसके सी बेड्स में बहुत प्रेजेंट है ये सब। उसके साथ इंडियन ओशन कोस्टल सेडिमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं यहाँ के, जो टिटेनियम देते हैं, जिंकोनियम का सोर्स है, टिन का, जिंक का, कई सारे ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ये सोर्स है। अब इंडिया जो है इसने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं कि इस इंडियन ओशन रीजन को प्रॉपर गवर्न कर सके। जैसे कि सबसे पहले जो हमने कदम उठाया वो है इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए ये एक रीजनल फोरम है इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स का, इनके जो नेवी चीफ्स है ना, वो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम है ना, वैसे यहाँ का इलाके का हमारे यहाँ जो इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स है, ये यहाँ हमारे इंडियन ओशन के लिए है। अब इसका काम क्या है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन आपस में जो है बढ़िया हो, नेवीज के बीच में, इन सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी नेवीज के बीच में, इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट जो भी हैं उनकी जो भी नेवीज हैं वो आपस में मिलकर काम करें इस पर्टिकुलर रीजन के मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर। दूसरा इंडिया ने जो कदम उठाया वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब ये क्या है, ये मेन एम्फेसाइज करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, ट्रेड को लेके, कल्चरल प्रमोशन को लेके, टूरिज्म को लेके भी, रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके भी और गवर्नेंस को लेके भी। तो इसमें ऐसी कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। तीसरे बात करें तो आता है ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, जिसे हम लोग हदार बोलते हैं। ठीक है, ये for decades India has positioned itself as the first responder to humanitarian crisis in IOR। भाई दसियों सालों से देखने को मिल रहा है कि हमारा देश भारत जो है वो हमेशा तत्पर तैयार रहता है। अगर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कोई भी आपदा आती है इस इंडियन ओशन रीजन में, तो हम हमेशा मदद के लिए अपना हाथ सबसे पहले बढ़ाते हैं। इसमें ये भी होता है कि अगर कोई किसी देश के भाई जो अगर मान लीजिए सिटीजन्स हैं इंडिया के या आसपास की कंट्री के, है ना, अगर वो कहीं फंस गए हैं, कोई कन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं, तो वहां से निकाल भी हमारा देश लाता है उनको। उसके बाद चौथा हमने कदम उठाया मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का। देखिए इंडिया ने एस्पायर करा कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा इस इंडियन ओशन रीजन का, मतलब ये पापा बनेंगे, सबको बिग ब्रदर बनेंगे और सबको सिक्योरिटी देंगे। इसने इसके लिए कुछ कदम उठाए इस इनिशिएटिव को लेके, मतलब इस इनिशिएटिव के लिए इसने इस डायरेक्शन में कुछ कदम उठाए। जैसे पहला, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। अब इसे कौन कौन मैनेज करता है? इसे ज्वाइंटली मैनेज करा जाता है इंडियन नेवी के द्वारा और कोस्ट गार्ड के द्वारा। ये एक नोडल सेंटर है जो कि नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस और इंटेलिजेंस का है, मतलब NC3 नेटवर्क का है। ये इंफॉर्मेशन देता है और सर्विलांस देता है इंडिया के पूरे ही कोस्ट लाइन को लेके, है ना, अलॉन्ग विद द जो आउटले आइलैंड्स हैं, है ना, सबकी इंफॉर्मेशन देता है, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देता है पूरा। दूसरा, इसने सिक्योरिटी के लिए क्या कदम उठाया? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन। क्या है? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम ये है कि रीजनल MDA, है ना, MDA मतलब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, तो रीजनल MDA प्रोवाइड करना कैसे? फ्यूजिंग लार्ज डेटा, कई सारा डेटा को एक साथ लाके, जो अलग अलग रिसोर्सेज के हैं ना, अलग अलग रिसोर्सेज से सारा डेटा एक जगह लाके यहाँ पे रीजनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोवाइड करना। और एक चीज और इसने करी, वो करा वाइड शिपिंग अग्रीमेंट। ये वाइड शिपिंग अग्रीमेंट क्या होता है? इससे जो इंडियन नेवीज हैं वो अपना डेटा कमर्शियल ट्रैफिक का जो होता है उसे एक्सचेंज करती हैं आपस में, और इससे ये मदद मिलती है कि आखिरकार मतलब पूरी एक पिक्चर सामने आ जाएगी ना, उधर की नेवी हमको दे देगी, हमारी नेवी उनको दे देगी, तो इससे क्या होगा, एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी क्या क्या कैसे मूवमेंट चल रहा है, कैसे वेसल्स चल रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं सी के अंदर। इतना समझ में आए? उसके साथ यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेशन देखें अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज का, जैसे कि हम मिलान करते हैं, मालाबार वगैरह करते हैं, और लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स भी हमने करे हैं। ये हमने US के साथ करे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ करे हैं, साथ में फ्रांस के साथ भी, सिंगापुर के साथ भी, साउथ कोरिया के साथ भी करे हैं। और सेम तरह के लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट हमने जापान के साथ भी करे हैं,
है ना, जो कि अभी एडवांस स्टेज में है, नेगोशिएशन चल रही है इसकी, है ना, मतलब करे क्या है, अभी चल रहा है मामला बीच में। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज, कुछ पोर्ट्स पे जैसे कि सबांग, चंगीदुंग और अगालिका, छबार वगैरह। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, IOR की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड का ओशनिक डिवीजन है ये इंडियन ओशन रीजन, और रैपिडली एक्सपैंडिंग इकोनॉमीज विद इकोनॉमिक ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 5%। यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन रहती है पूरे वर्ल्ड की, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जान लीजिए। तो पहली बात आती है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, उसके बारे में थोड़ा और क्लियर समझाती हूँ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कई सारी सरकारें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम ये रीजनल कोऑपरेशन को और मजबूत बनाएंगे, मतलब सारी कंट्रीज आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी ताकि इंडियन ओशन का जो रीजन है उसका प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कैसे, मतलब इसके 22 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर, और कुछ 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं, उसके थ्रू ये काम किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें तो मेजर प्रायोरिटीज और फोकस जो इसका है वो फिशरी के, मतलब फिशरीज मैनेजमेंट को लेके है, ब्लू इकोनॉमी को लेके है, विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेके है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह को लेके है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है? मेंबर्स में इसके आएंगे ऑस्ट्रेलिया, गाइस बांग्लादेश आएगा, उसके साथ कोमोरोस आ रहा है, इंडिया तो अपना है ही है, और इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मादागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, शेजल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तांजानिया, थाईलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मालदीव्स और यमन। तो कई सारे हैं। वीडियो को हल्का सा पॉज करके बैक करके 2-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे, वो करेंगे इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। ये क्या है? ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1984 में बनाया गया था, मतलब अलग अलग सरकारों के द्वारा बनाया गया है 1984 में। इसके अंदर 5 जो हैं वो अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस हैं, जैसे कि कोमोरोस, मादागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और आपका शेजल्स जो है वो। तो ये कुछ यहाँ पे हमने बात कर ली इस पूरी कहानी के बारे में। देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, ये इंडियन ओशन पड़ जाता है अपना, ये है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ मदागास्कर पड़ जाएगा, शेजल्स है ये, है ना। तो हमारे ये सारे के सारे ना ये पावर बैलेंस है इंडियन ओशन के अंदर। तो ये जो जहाँ जहाँ इंडिया वाला बना हुआ है ना, ये समझ लीजिए इंडियन ओशन के बेसिस हैं, है ना। तो हमारे बेस कहाँ, हमारा बेस मदागास्कर में भी है, मॉरिशस में भी है, शेजल्स में भी है ना। यहाँ देखिए इस जगह पे भी है, खुद के यहाँ भी है ना। और अगर ये देखो ये वाला है, ये जो है चाइना नेवल बेसिस है ना। तो ये चाइना वाले हैं अलग 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 अलग। फिर आपके ये US नेवल बेसिस है। तो ये सारी कुछ हमने यहाँ पे बात कर ली, समझ गए इस बात को थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे हम इस पार्ट को अपने करते हैं डन और ओके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को फेसबुक पे देखने के लिए सिर्फ IAS के पेज को लाइक भी कर लीजिए। उसके साथ अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करें, प्रेस करके ज्वाइन बटन को करके एंजॉय वेरियस पर्क्स को। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।